नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बात हम कर रहे हैं स्वतंत्रता या समानता की। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों शब्दों को लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। फ्रांस में हुई इस क्रांति के बाद दुनिया भर ने इस क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण, माने बहुत अहम तरीके से लिया और दुनिया की बहुत उम्मीदें थी उससे। लेकिन बहुत कुछ उम्मीद हासिल हो इससे पहले वहां पर संविधान में लगातार संशोधन करने पड़े और फ्रांस को करीब 51 बार अपना संविधान बदलना पड़ा पूरा का पूरा। तब जाकर के फ्रांस एक ऐसा देश बनने की ओर चला जिसमें यह एक माना गया कि हर आदमी को कम से कम उसके जीवन जीने की जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं वो उसको हर व्यक्ति तक ठीक से पहुंचे, हर व्यक्ति को समान अवसर पहुंचे, हर व्यक्ति के मस्तिष्क का, गुणों का ये पूरा विकास हो, हर व्यक्ति को शिक्षाएं समान दी जाए। कुछ दिशाएं तय की गई और उन दिशाओं के कारण से फ्रांस ने कई सोपान पार किए। बात ये समानता की बात केवल हुई साम्यवाद के अंदर। वहां पर सब लोगों को आर्थिक प्राणी माना गया और कहा गया सब लोगों से मजदूरी कराओ, सब लोगों को राशन की लाइन में खड़ा करके सब लोगों को प्रॉपर बराबर उनके पेट भरने लायक राशन दे दो। व्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सरकार उनको बराबर देती चली जाएगी, उनका वो भी बढ़ते चले जाएंगे। चीन भी इस दिशा में कुछ बढ़ा, लेकिन चीन ने भी पूंजीवाद को अपना लिया। अमेरिका में पूंजीवाद है ही। भारत समाजवाद का नाम जरूर ले रहा है, संविधान में भी समाजवाद है, लेकिन यहां पर समाजवाद देखने के लिए माने आप दूरबीन लेकर भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। यहां कुल मिलाकर हम फिर एक बार आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके साथ हैं और हमारे साथ हमारे जाने पहचाने मेहमान हैं बजरंग मुनि जी। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही, क्या समानता और स्वतंत्रता दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या है? जी, जब स्वतंत्रता होगी जी तो स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप समानता आ सकती है। जी, स्वतंत्रता को बाधित करके कभी समानता न हुई है न हो सकती है, क्योंकि समाज में प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने बनाया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। पूरे विश्व में कोई भी आप दो को एक समान नहीं पा सकते हैं। जब दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं तो दोनों की कार्य क्षमताएं भिन्न भिन्न होंगी, उनके कार्यों से प्राप्त परिणाम भिन्न भिन्न होंगे और आप इन भिन्न भिन्न परिणामों को समान कभी कर ही नहीं सकते हैं। क्षमताएं यानी शोषण करने की क्षमताएं नहीं, कार्य करने की क्षमताएं। ये जो शोषण करना जो शब्द है, कार्य तो मजदूर करता है, कार्य तो मजदूर मालिक नहीं काम करता करवाता है, उसके अंदर क्षमता होती है, विशेष तो, क्षमता होती है। हाँ, तो दोनों की अलग अलग अपनी अपनी क्षमता है। आप मालिक को तो वो शोषण करने की क्षमता है ना। आप मालिक को मजदूर बना दीजिए, मजदूर को मालिक बना दीजिए, कौन रोका? बना के भी तो आपने देख लिया है ना कि इस प्रकार बनाने के बाद भी उसका परिणाम तो कभी अच्छा नहीं निकल सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता, एक आपको बताऊं मैं, समानता की परिभाषा जो रामानुजगंज में बनी है, अभी सारी दुनिया में नहीं बनी है। वो समानता की परिभाषा क्या होती है? वो समानता की परिभाषा ये है कि किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा जो एक सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की को समान सुविधा और सीमा रेखा से ऊपर वालों को समान स्वतंत्रता। तो भारत में यदि हमने अभी अगर मान लीजिए 20 रुपये हमने मान लिया कि 20 रुपया अभी माने कम से कम है, तो 20 रुपया से कम में रहने वाले जो 20-30 करोड़ लोग हैं अभी भारत में, बिल्कुल, इन सबको समान सुविधा दी जानी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। और जो 20-30 करोड़ लोग जो इस 20 रुपये से कम वाले हैं, इनको छोड़कर बाकी जो ऊपर वाले लोग हैं, इनको समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह समानता की परिभाषा होगी। अब होता यह है कि यह जो परिभाषा है समानता की, यह परिभाषा अगर स्वीकार कर ली गई तो राजनेताओं के हाथ से सारा मुद्दा ही निकल जाएगा। फिर तो
फिर उनके पास बचेगा क्या? क्योंकि राजनेता, खासकर भारत का राजनेता, और भारत के राजनेताओं में भी साम्यवादी और समाजवादी, इन दोनों की तो सारी राजनीति ही समानता के मुद्दे पर टिकी हुई है। हाँ। वास्तव में इनको समानता चाहिए नहीं समाज में। इनको दोनों का उद्देश्य है कि समाज में ऐसी असमानता बनी रहे कि कमजोर वर्ग इनका पिछलग्गू बना रहे। यानी असमानता का निर्माण करने में सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है। नहीं, सरकार के भी, सरकार माने क्या? सरकार का मतलब है कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, लेकिन आर्थिक विषमता का जो मुद्दा है, ये लोग अलग अलग इनके मुद्दे हैं। कांग्रेस का मुद्दा अलग है, बीजेपी का मुद्दा अलग है, कुछ लोगों का मुद्दा अलग है, लेकिन साम्यवादी और समाजवादी ये आर्थिक समानता का मुद्दा उठाते हैं। बिल्कुल इस प्रकार उठाते हैं कि आर्थिक समानता की दृष्टि में जरा भी एक कदम भी समाज आगे न बढ़ जाए। मतलब आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती चली जाए, क्योंकि अगर आर्थिक असमानता नहीं बढ़ेगी तो साम्यवाद कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा, खत्म हो जाएगा। और समाजवाद के बारे में आप ही ने कहा कि समाजवाद अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो अरे मरे हुए घोड़े को फेंका जाएगा कि उसको फिर से घर में रखा जाएगा? जो मर गया तो समाजवाद की लाश और साम्यवाद की लाश थोड़े दिनों तक ये बंगाल ढो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या रूस से साम्यवाद इसलिए खत्म हुआ या रूस के टुकड़े इसलिए हुए कि वहां पर साम्यवाद खत्म हो गया था? जी नहीं, रूस का साम्यवाद इसलिए खत्म हुआ कि एक असफल सिद्धांत को आप कितने दिनों तक जबरदस्ती लेकर के चलेंगे। एक कमजोर घोड़े पर आपने लात तो दिया बहुत सा, उसको ऐंठे जा रहे हैं पीछे से, उसको अरई बोलते हैं हम लोग, अरई किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जा करके वो मरियल घोड़ा कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा ही, मरेगा ही। तो इसका मतलब आपका कहना है कि शोषण का सिद्धांत ही प्राकृतिक सिद्धांत है? नहीं, शोषण का सिद्धांत ही साम्यवाद का सिद्धांत है। शोषण का सिद्धांत ही साम्यवाद का सिद्धांत है। कि कभी भी, जैसे आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में जिस प्रकार से श्रमजीवियों का शोषण वर्तमान में हो रहा है, चाइना से भारत में जो सामान आ रहा है वो सब सस्ता सामान आ रहा है। क्यों आ रहा है सस्ता? क्यों? इसलिए सस्ता आ रहा है कि चीन में मजदूरों को, चीन तो महंगा सामान भी बनाता है, सस्ता भी बनाता है, क्योंकि उसका खरीदार, जो भारत का खरीदार है, वो सस्ता खरीदता है, इसलिए वो सस्ता सामान भी देता है। तो वो चीज भारत में नहीं बन पा रही है, वही चीज, क्योंकि चीन में श्रम का मूल्य बहुत कम है। श्रम माने चीन तो कम्युनिस्ट देश है, बंद समाज है, खुला समाज तो है नहीं कि कोई भी जाकर के देख सकता है। वहां मजदूरों का कितना शोषण होता है चीन में। ये चीन में यदि चीन एक बार दरवाजे खोल दे तो सारी दुनिया देख ले कि वहां कितना अत्याचार होता है। इसके बाद भी वहां कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, लेकिन अभी यहाँ पर 2 दिन की हड़ताल हुई तो कहीं ओखला में पत्थरबाजी हुई कंपनी के ऊपर, कहीं नोएडा में पत्थरबाजी हुई, और यहीं पर गुड़गांव के अंदर तो मारुति को अपना पूरा कारखाना शिफ्ट करना पड़ा गुजरात में। आपने यह देखा होगा कि आज से 4 महीना पहले जब लोगों को यह मालूम था कि हम अगर आंदोलन करेंगे तो डीजल का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा, घटा दिया जाएगा। 8 आना अगर दाम बढ़ता था, 4 आना दाम बढ़ता था रसोई गैस का और डीजल का, तो सारा भारत बंद हो जाता था, सारे नेता सड़क पर आ जाते थे। ये जो है ना माने पेशेवर नेता, सब पार्टियों के नेता सड़क पर आ जाते थे। जब से चिदम्बरम वित्त मंत्री बने हैं तो इन लोगों को, सब नेताओं को पता हो गया है कि हम प्राण भी दे देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो होना है वो होगा। तो 8 आना दाम बढ़ता था तो भारत बंद होता था। रसोई गैस का थोड़ा सा 8 आना अगर 1 रुपया दाम बढ़ जाता तो भारत बंद होता था। और चिदम्बरम ने वो झापड़ मारा कस के, कहे बंद करता है, ले 5 रुपया। माने समानता समाज में आए, इसके लिए चिदम्बरम जो है वो मंजूर, चिदम्बरम का मानना जी, चिदम्बरम का मानना ये है कि वास्तव में असमानता घटनी चाहिए, असमानता का नाटक नहीं होना चाहिए।
गाय की रोटी कुत्ता ना खा जाए, ये चिदम्बरम सोच रहे हैं। अर्थात ये राजनीतिक दल वास्तव में असमानता का हल्ला कर करके लाभ न उठा सकें, और इसलिए उन्होंने ये नई पॉलिसी, नई जो वित्त नीति है भारत की, 91 में मनमोहन सिंह ने संभाला था। फिर मनमोहन सिंह जब कमजोर हुए, ये आ गई खास करके अभी ममता बनर्जी। सारे हिंदुस्तान में ये ममता बनर्जी वगैरह ने आकर के समस्या पैदा की। एक भी सुधार का काम इन लोगों ने नहीं होने दिया। सबको किसी न किसी नाम पर रोक के रखा। 4 आना बढ़ा रहे हैं, 8 आना बढ़ा रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, हम फलाना कर देंगे। ले अब कर लेना। क्यों, कहाँ गई ममता बनर्जी? आज भी तो जिंदा है जो फांसी पर लटक रही नहीं, थी। इसे तो आप तानाशाही कह सकते हैं ना। ममता बनर्जी अगर कुछ नहीं कर पाई तो जनता कुछ कर देगी। अभी 2014 अगर मेरा ये कहना ये है कि जनता कुछ कर देगी, कि जनता वो बहुत कुछ जिता देगी। सन 91 के बाद भी ये सारे लोग इसी प्रकार का नाटक कर रहे थे मनमोहन सिंह के खिलाफ। बिल्कुल। और फिर मनमोहन सिंह की नीतियां फिर से लागू हो रही हैं वर्तमान में, और इन लोगों के नाटक का क्या होगा वो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात जानता हूं। लेकिन मनमोहन सिंह जी की नीति आने के बाद ये सरकार भी मानती है, सरकार के एक मंत्री भी कहते हैं कि देश में खाई बढ़ी है, अमीरों और गरीबों के बीच में असमानता की खाई बढ़ी है। जी, तो मेरा ये कहना है, ये है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि मनमोहन सिंह की नीतियों के आने के बाद भी असमानता की खाई उसी प्रकार बढ़ती जा रही है जैसी उनके आने के पूर्व बढ़ रही थी। उनके आने के और तेज गति से उनके आने के पूर्व जो असमानता की खाई थी, वो उसमें सब गरीब और अमीर सब उस खाई में थे। अब की जो स्थिति है, उस स्थिति में अमीर तबका, बुद्धिजीवी तबका उसका लाभ ज्यादा उठा रहा है और गरीब तबके को जूठन मिल रही है। ये तो सच्चाई है, मैं इसको स्वीकार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 91 के पहले ना अमीर तबके को लाभ हो रहा था, ना गरीब तबके को लाभ हो रहा था उस समय। तो मनमोहन सिंह के आने के बाद इतना अंतर हुआ है, जो अंतर स्वीकार करना चाहिए। ये जो असमानता की खाई है, ये केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, ये सामाजिक मोर्चे पर भी दिखाई देती है। जी, हम समाज में देखेंगे महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी असमानता की ये जो खाई है, ये है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि असमानता की खाई स्वाभाविक है, क्योंकि दो लोग कभी समान नहीं हो सकते हैं। उस असमानता को कम किया जा सकता है जो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है उसका कारण मैं आपको बता दूं कि असमानता को दूर करना या असमानों को, कमजोरों को मदद करना मजबूत लोगों का कर्तव्य है। मजबूत लोग चाहेंगे तो उनकी, क्योंकि भाई समाज में तो पूर्ण स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त है। बिल्कुल। उस स्वतंत्रता में भी यदि कोई पिछड़ रहा है, भारत में काफिला सिस्टम है। काफिला सिस्टम का मतलब यह है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक कंपटीशन करेंगे और उस कंपटीशन में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पिछड़ गया, एकदम से बहुत पीछे, तो हम थोड़ा सा रुककर उसको उस स्थिति तक आने देंगे जहां से वो कंपटीशन में फिर से दौड़ने लग जाए। मान लीजिए वो कंपटीशन में हमारे दौड़ रहा है और वो गिर गया, बिल्कुल, तो गिर गया तो कंपटीशन खत्म हो गया। तो हम चाहेंगे कि उसको उठा दें। सरकार ये कहती है कि जो महिलाएं हैं उनको भी साथ में आने देने के लिए, उनके भी महत्व को समझने के लिए कम से कम, ये पुरुष जाता है काम पर, 8 घंटे नौकरी करता है और आकर के जो है लेट जाता है, उसको रोटी चाहिए एकदम से, उसको कपड़े धुले हुए चाहिए, उसके जो बच्चे हैं उन बच्चों को सुबह को तैयार करना है, स्कूल भेजना है सारे, और घर का चौका बासन सब कुछ करना है। ये महिला सुबह को उठती है तारों की छांव में और रात को सोती है सबके बाद, सबको खाना खिलाकर। क्या इस महिला को पति की सैलरी में से इसका अलग से अकाउंट खुलवा करके, वैसा करने की क्या जरूरत है? अलग से अकाउंट खुलवा कर उस सैलरी का आधा हिस्सा वहां जाना चाहिए। बिल्कुल वैसा करने की कुछ जरूरत नहीं है। सरकार इस पॉलिसी को ला रही है। कोई मतलब नहीं है। ये सरकारी तो सारी समस्या पैदा करती है। मेरा तो ये कहना है कि एक परिवार में 5 लोग हैं, बिल्कुल
5 लोगों में से एक आदमी को कमाने की आवश्यकता है, बाकी चार क्योंकि खाएं। बाकी जो 4 लोग हैं एक परिवार में, वो 4 लोग एक आदमी पर निर्भर होते हैं। यही अर्थशास्त्र का अभी वर्तमान में सिद्धांत है। भारत में कुल मिलाकर 120 करोड़ लोग हैं। 120 करोड़ लोगों में करीब करीब 20-25 करोड़ परिवार होंगे। 20-22 करोड़ है। 20-22 करोड़ होंगे। 20-22 करोड़ लोगों में से भी इनमें से 15 करोड़ के करीब तो स्वतः रोजगार प्राप्त हैं, चाहे मीडियम क्लास चाहे अपर क्लास परिवार। हाँ, बिल्कुल। 20 माने 20 करोड़ में से बिल्कुल। तो 20 करोड़ में कितने लोग बचे नीचे वाले? 5 करोड़, जिनकी संख्या 20 करोड़ मानी गई है, संख्या गिनती। बिल्कुल बिल्कुल। 5 करोड़ परिवारों को इस प्रकार का काम चाहिए। ये 5 करोड़ परिवार जो हैं, ये 5 करोड़ परिवार बैठ करके तय कर लें कि भाई महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो गया अभी तक, और महिलाएं बेचारी घर में पिस रही हैं। मेरा सुझाव आप समझ लीजिए, ये परिवार जो है, ये परिवार बैठ करके तय कर लें कि अब जो पति है वो घर में खाना बनाएगा, पति 24 घंटा आटा पीसेगा, पति जो घर में रहेगा और पत्नी जो है वो जाएगी। यानी पति उस सामाजिक रूप से उस लिए तैयार ही नहीं है, वो मानसिक रूप से भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमेशा दबा कर रखना चाहता है। नहीं, आपका काम ये है, हमारा काम ये है। ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो गलत है। वास्तव में तो सरकार को चाहिए कि परिवार की डिफिनीशन बनाकर और उस परिवार में यह तय कर दे कि परिवार के मुखिया को परिवार चुनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब परिवार का मुखिया चुना जाएगा, कौन चुना जाएगा, इसके बाद परिवार के लोग बैठ करके आपस में तय करेंगे कि कौन आदमी क्या काम करेगा। तो तय करने दीजिए ना। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके परिवार में भी यदि यह प्रथा लागू हो जाए कि परिवार में एक आदमी को रोजगार मिलेगा और रोजगार कौन करेगा ये बैठ करके तय होगा, तो पत्नी हमेशा ये कहेगी कि आप जाइए रोजगार करने, मैं रहूंगी घर में। तो बाहर वालों को कष्ट क्यों होगा इस बारे में? बाहर वालों को जलन क्यों होगी कि औरत घर में बैठी हुई है और पति काम कर रहा है? नहीं, एक आदमी रोजगार करे और बाकी 4 आदमी बैठकर खाएं तो देश की उत्पादकता, देश का जो प्रगति है, देश की जो प्रगति है वो तो अवरुद्ध होगी ना। आप हमको एक बात बताइए कि जिस देश के अंदर ऐसे परिवार आज भी हैं जिन परिवार के 5 आदमी बेरोजगार हैं, तब वो उत्पादकता प्रभावित नहीं हो रही है क्या? तो हमारा ये कहना है कि आप 5 को रोजगार दे दीजिए, हम तो रोक नहीं रहे हैं, लेकिन पहले आप यह देखिए कि परिवार का कम से कम एक सदस्य तो नौकरी पा जाए। नौकरी माने रोजगार, नौकरी माने नौकरी नहीं। परिवार का कोई एक सदस्य रोजगार पा जाए, और जब ऐसे 5 करोड़ लोग रोजगार पा जाएंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा 140 रुपए से नीचे, जब एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, तब हम दूसरे की बात सोचेंगे। ऐसा कैसे होगा कि पति तो अपना तो अलग। आप तो जो बात आप कह रहे थे कि समानता हो ही नहीं सकती, आप तो समानता के सिद्धांत को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो समानता तो इसी तरह से होगी ना। समानता किस प्रकार से होगी कि समानता ये नहीं हो सकती है कि कमजोर को मजबूत से लड़ा दो, कि कमजोर आदमी बेचारा पिट जाए मजबूत से लड़ करके, और पिट जाए तो वो भाग जाए। इस प्रकार से मत करिए, और थोड़े से 1-2% लोगों को मजबूत बना करके और लड़ा दो उन लोगों से। वर्ग विद्वेष, वर्ग समन्वय, सब पूरा माने झगड़ा हो गया वर्ग संघर्ष का। मेरा ये कहना है कि समानता की बात जो भी राजनीतिज्ञ करता है, समानता की बात, स्वतंत्रता को छोड़कर, वह वास्तव में उसका राजनीतिक स्वार्थ है। गांधी जी भी इसका मतलब स्वार्थी थे, वो समानता की बात कर रहे थे। गांधी जी दलितों ने कभी नहीं कहा है। समाज ने जिस वर्ग को अछूत कर दिया, जिसको मंदिर में मस्जिद में जाने से परहेज कर दिया गया। यह पता नहीं है कि गांधी जी ने सारे जीवन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, सारे जीवन भर समानता को उन्होंने कर्तव्य बताया है कि यह पूंजीपतियों का कर्तव्य है। गांधी जी ने कहीं नहीं कहा है। गांधी जी हमेशा यहाँ दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में बैठे रहते थे, और जब
जब देश आजाद हो रहा था तब भी वो बंगाल में जाकर के बिल्कुल, मैं तो सहमत हूं इस बात से। उसी बस्ती में थे। तो मैं तो आज भी सहमत हूं कि गांधी जी ने जो दिशा पकड़ी हृदय परिवर्तन की, वो दिशा उपयुक्त दिशा थी। इन लोगों ने जो राजनीतिक स्वार्थी जो तत्व हैं, इन लोगों ने समानता को हथियार बना लिया सत्ता प्राप्त करने का, और उस समानता को इन लोगों ने हथियार के रूप में उपयोग किया। यही साम्यवादियों ने किया, यही समाजवादियों ने किया। देखिए, समाजवादियों ने जो किया, वो समाजवादियों में दो बातें तो अलग अलग थी। समाजवादी बहुत कामयाब भी नहीं हुए जी। तो समाजवादी जो थे, साम्यवादियों ने हिंसा का सहारा लिया तो जिंदा रह गए। बिल्कुल। समाजवादियों ने अहिंसा का सहारा लिया। एक तरफ उन्होंने गांधी को लिया, अहिंसा, और एक तरफ समानता को लिया, वर्ग विद्वेष। तो ये दोनों को इन्होंने जोड़ करके जो काम किया तो सफल नहीं हो पाए। कम्युनिस्टों की एक लाइन थी एकदम सीधे सीधे कि हम समाज में जो टकराव पैदा करेंगे समानता के नाम पर, समानता की हम भूख पैदा करेंगे लोगों के अंदर, कर्तव्य नहीं अधिकार की लड़ाई लड़ाएंगे। ये कम्युनिस्टों ने किया, और उसका यह परिणाम हुआ कि वो लोग कुछ सीमा तक सफल हुए समाज में टकराव पैदा करने में। व्यक्ति में लोभ, लालच, मोह और स्वार्थ, इस तरह की कई चीजें एक उसके चित्त में बैठी रहती हैं, और ये व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में उसके सामने आती है। ये जो समस्याएं जो आप बता रहे हैं, हाँ। लोभ, लालच वगैरह जो हैं, बिल्कुल, इन सब को राजनेता प्रभोग करता है, क्योंकि ये तो व्यक्ति के अंदर है। ये तो हाँ, तो ये तो व्यक्ति के अंदर है, और व्यक्ति जो है किसी को मांगने से उसका अधिकार नहीं देने वाला है। तो अगर व्यक्ति मांगने से नहीं देने वाला है, तो देने वाले व्यक्ति के अंदर यह विचार पैदा किया जाए कि वह दे। लेकिन अगर व्यक्ति मांगने से नहीं देने वाला है, अगर व्यक्ति दे रहा होता तो विनोबा भावे सफल हो गए होते। हाँ, देश के हर भूमिहीन पर आज भूमि होती। नहीं, तो विनोबा भावे सफल नहीं हुए, उसका कारण ये था कि राजनेताओं को ऐसा महसूस हुआ कि अगर विनोबा भावे सफल हो जाएंगे तो हमारी नेतागिरी कहाँ रहेगी। तो इसलिए विनोबा भावे के कार्यों में जब नेताओं का हस्तक्षेप घुस गया, नेहरू जी वगैरह का, इन लोगों ने जब उसमें जाकर के अपने आप जब दांव पेच शुरू कर दिया, एक बात आप सीधी सी समझ लीजिए कि समानता की बात करने वाला यदि कोई राजनेता है तो वह समाज में वर्ग विद्वेष फैला रहा है, समस्या पैदा कर रहा है, उसका किसी न किसी तरह का स्वार्थ छिपा हुआ है उसके अंदर। वो समाज को लड़ा भिड़ा करके और खत्म करना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। बिल्लियों के बीच बंदर, तो अगर बिल्लियों की रोटी छोटी और बड़ी होगी ही, एक समान हो ही नहीं सकती है, और बंदर की नीयत खराब होगी तो छोटी रोटी वाली बिल्ली के मन में वो पैदा करेगा कि तेरी रोटी छोटी है और उसकी रोटी बड़ी है। अब बंदर क्या प्रयत्न करेगा? तीन बात बंदर करता है, ये आपको मैं बता दूं कि बंदर हमेशा चाहेगा कि बिल्लियों की रोटी कभी बराबर ना हो जाए, क्योंकि अगर बराबर ही हो जाएगी तो बंदर तो भूखा मर जाएगा। 60 वर्षों से आप ये देखेंगे कि हर नेता समाजवाद, साम्यवाद, फलानावाद, ठिकानावाद, एकात्म मानववाद, कितने वाद आए समानता के नाम पर। न हिंदुस्तान से गरीबी घटी, न आर्थिक विषमता घटी, हिंदुस्तान से न शोषण घटा, कुछ नहीं घटा, क्योंकि ये घटने वाली चीज ही नहीं है। सरकार और पूंजीपतियों का और बुद्धिजीवियों का जो गठजोड़ है, शायद वो चाहता है कि ये ना घटे। हाँ, तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि सरकार, पूंजीपति और अपराधी, ये लोग चाहते हैं कि संपन्न लोगों के मन में कमजोर लोगों के प्रति कर्तव्य भाव कभी न पैदा हो, इसलिए कमजोर लोग हमेशा उनको गाली देते रहें, जिससे आर्थिक विषमता खत्म न हो। तो मैं तीन बात आपको बता रहा था कि बंदर हमेशा कोशिश करता है कि रोटी कभी बराबर न हो, एक। दूसरा बंदर की कोशिश होती है हमेशा
कि बंदर रोटी को बराबर करता हुआ दिखे, करे कभी नहीं। तो आप ये देखेंगे कि हर नेता समानता की बात करता है, समानता कभी होने नहीं देता है। अगर समानता का कोई कार्य होने लग गया तो हर नेता आ करके उसमें विघ्न पैदा करता है। ये हुआ दूसरा। और हर नेता यह कोशिश करता है कि असमानता की आग छोटी रोटी वाले बिल्ली के मन में हमेशा जलती रहे। अगर कहीं छोटी रोटी वाली जो बिल्ली है, गरीब आदमी है मान लीजिए, गरीब आदमी ने कह दिया जाने दो भाई, उसके भाग्य में यही लिखा था, तो उसका महल बन गया, हमारी झोपड़ी रह गई, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा उसने कह दिया तो हर नेता आएगा, कहेगा अरे अरे मूर्ख, तू क्या बात कर रहा है, तेरी झोपड़ी का शोषण करके इसने महल बनाया है, ये महल अगर ढह जाएगा तो रोशनी तेरी झोपड़ी में आ जाएगी। नहीं, देखिए सरकार अगर चाहती है, सरकार ये कहती है कि भाई ये जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, हम इसका हित करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले, ये जो पूंजीपति लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ पर मजदूरों के हितों की रखवाली नहीं कर सकते। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि सरकार माने कौन? सरकार का मतलब भारत का सारा पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों शामिल हैं। बिल्कुल, ये तीनों मिलाकर के सरकार हैं। तो ये जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, भाजपा भी शामिल हैं, समाजवादी भी शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, और ये सब शिवसेना जितने सब आप शामिल कहते हैं कि स्वतंत्रता नहीं, समानता नहीं, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जी। लेकिन स्वतंत्रता की फिर दिशा क्या हो, कितनी स्वतंत्रता हो, और समानता के प्रयास किस तरह से? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि एक सीमा रेखा से ऊपर वालों को पूर्ण स्वतंत्रता, और एक सीमा रेखा से जो नीचे लोग हैं उन लोगों को समानता के अवसर दे दिए जाएं। मतलब यदि 20 रुपया है, गरीब लोगों को समानता और अमीर लोगों को स्वतंत्रता। ये तो मैंने कहा है कि गरीब लोगों को स्वतंत्रता, गरीब लोगों लेकिन स्वतंत्रता कैसी? गरीब लोगों को समानता प्लस स्वतंत्रता, गरीब लोगों को। लेकिन अमीर लोगों को स्वतंत्रता यानी कैसी स्वतंत्रता? नहीं, अमीर लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता, अपनी क्षमता के अनुसार क्राइम करने की स्वतंत्रता नहीं, आगे तो तभी बढ़ेंगे जब गरीब का शोषण करेंगे। ये आप कहां से सुन लिए? ये आपने आप जो बात कह रहे हैं कि शोषण करके ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, यह बात पूरी तरह गलत है, एकदम से। क्योंकि आम तौर पर 90% लोग जो आगे बढ़ते हैं उसमें अपनी क्षमता का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है, माने कैपेसिटी, तो वो क्षमता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और कुछ % ऐसे भी लोग हैं जो शोषण करके आगे बढ़ते हैं, शोषण करके आगे, जो अपराध करके जो आगे बढ़ते हैं। शोषण कोई अपराध नहीं होता है, शोषण जो है यह तो अनैतिक कार्य है। बिल्कुल, तो शुक्रिया मुनि जी। आपने कुल मिलाकर के जिस तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि असमानता को जो सत्ता है वो एक तरह से हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। यही मैं कह रहा था। माने ये एक जो सबसे जो समझने वाली जो तस्वीर है, जिसको 2 लेयर में हम समझ सकते हैं। जो एक रेखा से नीचे है उसको स्वतंत्रता और समानता दोनों, जो अमीर है उसको सिर्फ स्वतंत्रता और असीमित स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको ये मुद्दा कैसा लगा? इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन स्क्रीन पर फोन नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी राय kashindia.com में भी दे सकते हैं, वहां पर जाकर भी मुनि जी के विचारों को पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।